नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान अतहर काज़मी प्रोग्राम इंतखाब में आपका खैर मक़दम करता है। ये प्रोग्राम ख़ास तौर से नौजवानों के लिए है और मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि वो तमाम चीज़ें जो नौजवानों से उनके कैरियर को लेकर हैं और उनके दिमाग में वो तमाम प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जिनको वो शेयर नहीं कर पाते हैं या उनके पेरेंट्स उनको उस तरीक़े से मदद नहीं कर पाते हैं, यानी कैरियर चुनने में वो तमाम मुश्किलात का सामना करते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं। वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं ICICI बैंक में और मुख्तलिफ बैंकिंग सेक्टर से होते हुए वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरी मुराद सैयद सैफ अब्बास काज़मी साहब से है और स्टूडियो में हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैफ भाई, पहला सवाल ये है कि इस मुकाम तक आने के लिए जो शुरुआती सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचे, तो ज़रा नाज़रीन को बताइए उस सफ़र के बारे में। जी, मेरी पैदाइश लखनऊ की है और गोलागंज मकबरे के पास एक घंटी वाली गली, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने यहीं पे अपनी एजुकेशन पूरी करी लखनऊ में लमाटनियर स्कूल से। उसके बाद में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स BA से, और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही 2001 में मैंने MBA कंप्लीट किया। वहाँ से एक कैंपस इंटरव्यू के थ्रू मेरी जॉब जो है वो एक कंपनी थी अशोक लीलैंड फाइनेंस, जो कि फेमस ट्रक मैन्युफैक्चरर अशोक लीलैंड की फाइनेंस कंपनी थी। वहाँ मैंने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया और मुझे पोस्टिंग मिली चेन्नई में। वहाँ पे करीब 1 साल गुजारने के बाद में उन्होंने मुझे पोस्टिंग दी अलीगढ़ में, जहाँ पे मेरे पास में अलीगढ़, बुलंदशहर और आसपास का जो इलाका है वो मैं देख रहा था। वहाँ पे मैं अशोक लीलैंड फाइनेंस की जितनी भी रिटेल फाइनेंसिंग डिवीज़न था उसको देख रहा था। 2 साल वहाँ काम करने के बाद में मुझे मौका मिला प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक में नौकरी करने का, और 2003 में मुझे सिलेक्शन हो गया मेरा इस बैंक में और मैंने बरेली में ज्वाइन किया लोन्स डिवीज़न में। 2003 से आज 2017 आ गया है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में तब से जुड़ा हुआ हूँ। ऊपर वाले का करम था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काफ़ी ग्रोथ मिली और जो भी मैंने मेहनत करी उससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला और मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। सैफ साहब, इस तमाम जो दुनिया में इस तरह की जो सफ़र आपने जो बताया, इसमें कौन कौन सी मुश्किलात थी और वो मुश्किलात बताएं ताकि हमारा जो मौजू है उन नौजवानों के लिए, ताकि उनके लिए एक आइडियल बने और उनको भी कैरियर चुनने के लिए वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो जो प्रॉब्लम उनको आती हैं, आपको कौन कौन सी वो प्रॉब्लम थी वो बताएं। देखिए, मैं आपको अगर बिल्कुल सच्चाई से, बेबाकी से और एकदम ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो उस पीरियड में हम लोगों को कोई भी बताने वाला नहीं था कि क्या चूज़ करें, कौन से सब्जेक्ट लें, क्या करें, कहाँ अप्लाई करें। यहाँ तक कि CV बनाना भी शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसाइल था कि अपना CV कैसे बनाएं। और अब चूंकि हम लोग के माशरे में थोड़ा इस चीज़ों का या इस तरह के लोग नहीं थे ज़्यादा जिनसे हम लोगों का टच हो, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हम लोगों को जो भी करना था वो खुद अपनी समझ से करना था और ये सोच के करना था कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। तो मेन चीज़ अगर मैं आपको या मेन चैलेंज बताऊं वो यही था कि किसी किस्म की गाइडेंस या किसी किस्म की एडवाइस जो कि कैरियर के लिए मुफीद हो सकती थी वो नहीं अवेलेबल थी। हमें जो भी करना था वो अपने हिसाब से ऑप्शंस इवैल्यूएट करके और तब आगे बढ़ना था। सेल्फ गाइडेंस जिसको कहते हैं सेल्फ गाइडेंस। सैफ साहब, ख़ास तौर से एक बहुत अहम चीज़ आती है क्योंकि मेरा मौजू भी जो है इंतखाब है। बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपने जो दोस्त होते हैं, जो अपने माशरे के लोग होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस तरह की कैरियर चुनने में क्या चीज़ें अपनाना चाहिए? देखिए, मैं अतर साहब आपको अगर बताऊं तो थोड़ा सा शायद मेरा ये जो आपसे मैं बात कह रहा हूँ वो बड़े लेवल की बात कह रहा हूँ।
आप अगर आज हमारे मुल्क को इकोनॉमिकली देखें तो हमारा मुल्क, आप भी पेपर में पढ़ते होंगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा स्पीड से हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है। ये सब चीज़ें जब आप अखबार में पढ़ते हैं तो आप इसका ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट ये देखिए कि अगर मुल्क में इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उस मुल्क का टर्नओवर बढ़ रहा है। टर्नओवर से मुराद ये है कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, यहाँ पे जितने भी इदारे हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और यही एक सबसे बड़ा इस वक्त हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का मौका है। तब आने वाले कुछ सालों में शायद जिस स्पीड से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, अभी जो फिलहाल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, शायद ये मल्टीप्लाई हो जाएं। हमारे साथ में क्या दिक्कत आ रही है कि अब मैं मिसाल आपको एक देता हूँ कि शायद आपने नोकिया मोबाइल सुना होगा, जो कि शायद सबसे बड़ा कंपनी थी मोबाइल बनाने की। आज की तारीख में वो कंपनी ख़त्म हो गई, है ही नहीं वजूद में। हम जब आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा आगे बढ़ रहा है, तो उसमें ज़रूरी ये है कि जो चीज़ें हमें अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए ज़रूरी हैं, हम उनको ज़रूर अडॉप्ट करें। अब मिसाल के तौर पे आज की तारीख में कितनी आसानियां हो गई सोशल मीडिया से। आज आपको किसी किस्म की कोई भी मालूमात करना है, आप गूगल में जाइए और आपको हर तरह की उसकी मालूमात हासिल हो सकती है। हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। हमें इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने जो पर्सनल गोल्स हैं हमारे नौजवान बहनों भाइयों के, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसमें यूज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको अगर बात करूं तो आज की तारीख में ये जो अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी एमबीए ही करके सक्सेसफुल हो जाएगा, हर आदमी इंजीनियरिंग करके ही सक्सेसफुल हो जाएगा। सैफ साहब, ये बहुत अहम सवाल ये है कि एमबीए ही क्यों? यही मेरा भी सवाल है। मेरे जो नौजवान भाई और बहन मुझसे मिलते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या सोचा है, तो वो कहते हैं एमबीए करूँगा मैं। तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ, एमबीए ही क्यों? आखिर ऐसा क्या है आपके दिमाग में कि जिसको आप सोचते हैं कि एमबीए करके और आप आगे बढ़ जाएंगे? इनफैक्ट अगर आज आप एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बहुत से एमबीए ऐसे हैं जिनको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। जाहिर सी बात है, मार्केट में है ये बात। ये जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसमें जिस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं फिर वापस आता हूँ अपने एग्जाम्पल पे, मोबाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बेहिसाब ग्रोथ आ रही है। जो भी मोबाइल बेचने वाली कंपनियां थीं या जो मोबाइल ऑपरेटर्स थे, अभी आपने हाल में ही शायद जो जियो कंपनी है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि साहब हमारे पास इतने करोड़ ग्राहक जो हैं वो एक छोटे से टाइम पीरियड में आ गए। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम एमबीए करके ही इस भेड़ चाल या इस सक्सेस का हिस्सा बने। आज की तारीख में स्किल एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने सुना होगा कि लोगों के पास में स्किल का एक बहुत बड़ा खामियाजा है या नहीं है। सवाल कि जैसे लोग, ये खास तौर से नौजवान, कि एक ज़माने में वो चीज़ जो चलती है जिससे बीटेक करना है, तो हर बंदा बीटेक कर रहा है, चाहे कि उसका 30% या 35% मार्क्स है मैथ में, या एक बंदा जिसने 45 या अबव नंबर लिए और वो बायोलॉजी से वो एमबीबीएस करेगा। तो आप किस तरह से ये मैसेज देंगे कि अपने आप को पहचानो? वो सेल्फ जो एक कॉन्फिडेंस होता है अपने आप को पहचानने के, तो वो उस बारे में आप क्या मैसेज देंगे हमारे नौजवानों को? मैं उनको यही दूंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक हैं। मिसाल के तौर पे आपकी अपनी पर्सनैलिटी, जब आप सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं या जब आप कॉरपोरेट वर्ल्ड का हिस्सा बनते हैं, तो आपकी शक्ल सूरत से लेके आपका जो बात करने का तरीका है, आपके जो इंगेजमेंट का तरीका है, हर चीज़ मायने रखती है। तो पहले तो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, ताकि आप जब किसी भी कॉरपोरेट में या उसमें कंपनी में इंटरेक्शन करें तो आप उसको इस लेवल तक इम्प्रेस करें कि अगले को ये लगे कि भाई ये स्टूडेंट जो है या ये कैंडिडेट जो है वो हमारी कंपनी के लिए मुफीद है। जब आप जॉब में आ जाते हैं और जिस वक्त आपके ऊपर भाई जाहिर सी बात है, हर जॉब में देखिए आज की तारीख में बिजनेस का प्रेशर, सेल्स का प्रेशर, ये सब रहता है। वहाँ पे आपका इंटरेक्शन जो है वो कस्टमर्स से होता है जिनके ज़रिए से आपको बिजनेस करना होता है। तो फिर वही ट्रेड्स
वही अच्छाइयाँ, वही खूबियाँ आपको उस कंपनी में भी ग्रो करने में मदद करती हैं। आप ये सोचें कि मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है और मेरा फिर यहीं से अब जो भी है वो मेरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आप अपने को हमेशा अपग्रेड करते चलिए। आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है जिसको इस्तेमाल करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे स्कूल के दोस्त सब कहाँ चले गए मुझे नहीं पता था। इत्तेफाक से ये व्हाट्सएप और ये सब आ गया तो वो हम लोग का एक ग्रुप बन गया। तो उसमें मुझे पता ये लगा कि साहब कोई आदमी अमेरिका में जॉब कर रहा है, कोई आदमी डॉक्टर हो गया है, कोई आदमी ये हो गया। तो मैंने अपना नेटवर्क जो है वो बेहतर कर लिया। अब मेरे पास में एक बच्चा आया मिसाल के तौर पर, उसने कहा साहब मैं ये किए में हूँ। तो मैंने कहा अरे यार मेरे साथ का दोस्त जो है वो फिलहाल उसी जगह पे है, तो मैंने उसको गाइड कर दिया। तो अब अगर मान लीजिए मैं सोशल मीडिया से पीछे हट जाऊं या मैं टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको अडॉप्ट ना करूं, तो मैं सिस्टम से पीछे हटा जा रहा हूं। तो ज़रूरी ये है कि जो भी आज की तारीख में चीज़ें हैं जिनसे आपको एडवांटेज मिल सकता है, आप उनको अडॉप्ट करें। तो सब अगला सवाल, इन सब चीज़ों पे एक ख़ास तौर से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है और वो भी ये नहीं देखते हैं कि हमारे बच्चे में क्या एबिलिटी है या क्या ये बन सकता है, लेकिन वो अपने जहन में बना के रखते हैं कि नहीं तुम्हें बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आप किस तरीके से इस नज़रिए को लेके चलते हैं कि नहीं पहले अपने पेरेंट्स को ये बताएं कि अपने बच्चे के अंदर देखें कि उनके अंदर क्या एबिलिटी है। तो उस नज़रिए से आप क्या बताना साहब ये सवाल आप जितनी आसानी से पूछ लिया, ये जवाब देना इसका उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर पेरेंट के दिल में यही होता है कि उसका बच्चा जो है वो क्लास में फर्स्ट आए और वो हर फील्ड में एक्सेल करे। बिल्कुल। मैं खुद 2 बच्चों का फादर हूँ, तो जाहिर सी बात है एज ए फादर मेरी भी यही एक सोच होती है कि ये लोग, उसमें तमन्ना भी है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने बच्चों को मैनर्स सिखा सकूँ, उनको बातचीत इन सब चीज़ों का सलीका सिखा सकूँ, और जब उनका कैरियर ऑप्शन आए जी, या जिस स्टेज में वो आए कि जब वो 10-12 कर लें और देखें, तो मैं उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनको गाइड कर सकूं। अपनी तरफ से अगर मैं आज चाहूं तो मैं बस उनको यही कोशिश करता हूं कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाएं। बाकी जब वो 10-12 और इस लेवल पे आएंगे और जो उनकी कैपेबिलिटीज़ होंगी उसके हिसाब से उनको गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ये जितना कहना आसान है, करना उतना मुश्किल है, क्योंकि हर पेरेंट की तमन्ना यही होती है कि उसका जो बेटा है बेटी है वो बेस्ट हो। साहब भाई एक और चीज़ जो बहुत अहम होती है, ख़ासतौर से जैसे आपने बताया कि इकोनॉमिक्स से आपने बीए किया, उस ज़माने में ख़ास तौर से एक प्रेशर जैसे बताया कि वो साइंस का और इस पे रहता है। अगर कोई बंदा बीकॉम किए हुए है तो उसके बाद एक एमएफसी कोर्स है जो मैंने सुना है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए एमएफसी कोर्स जो है वो बेसिकली एक फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, जिसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, उनके बारे में ज़्यादा बताया जाता है। और ये कोर्स उन लोगों के लिए मुफीद है जो कि फाइनेंस की फील्ड में जाना चाह रहे हैं और स्पेसिफिकली एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमएफसी कोर्स करें, क्योंकि किसी अननोन या लोअर रैंक्ड इंस्टीट्यूशन से आप एमएफसी कोर्स करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। आप एक अच्छी जगह से करें, अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो एमएफसी की काफ़ी वैल्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ कोर्स है। सर साहब किसी भी शख्स में, अगर किसी स्टूडेंट में और वो नौजवान में, कम्युनिकेशन कितनी माने रखता है उसके कैरियर के लिए या उसकी किसी भी फील्ड में जाने के लिए? अच्छा सर, मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी जो आँख से दिखता है, जहन उसको सबसे पहले कबूल करता है। बिल्कुल समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ मैं आया हूँ और जो आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे वही असेस कर रहे हैं। अब अगर मैं मान लीजिए एक शॉर्ट्स पहन के आ जाता, स्पोर्ट्स शू पहन के आ जाता और एक कैप लगा के आ जाता, तो आपको लगता है यार ये बैंकिंग इंडस्ट्री का तो आदमी नहीं है, ये कोई स्पोर्ट्स का आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहनावे के ये बात बहुत बारीक है जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग अच्छी है और स्पोर्ट्स खराब है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है।
बट अगर हमारे नौजवान बच्चे जो है वो अपना करियर कॉरपोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनका जो अपीयरेंस है, जिसको हम ग्रूमिंग भी कहते हैं अक्सर, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। आप अगर मेरे पास आएंगे इंटरव्यू देने, तो मेरे को सबसे पहली चीज़ जो इम्पैक्ट करेगी वो है आपका अपीयरेंस। आपका शेव बड़ा हुआ होगा, आपने टाई नहीं लगाई हुई होगी, तो मुझे शायद दिमाग में ये पिक्चर हो कि भाई ये इनका ठीक नहीं है। उसके बाद में जो आपका बात करने का तरीका, जो कम्युनिकेशन स्किल्स, आंख से आंख मिला के बात करना, कॉन्फिडेंटली बात करना, क्लियरली बात करना, बात करते हुए वर्ड्स को खा नहीं जाना, ये सब चीज़ें बहुत बारीक होती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, और जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं और आप कस्टमर्स से बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे नौजवान भाई बहन जो हैं वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो पर्सनैलिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं पैकेजिंग। आज की तारीख में आप अगर कोई पैकेजिंग, यस, ये मैं सवाल आपसे करूंगा अगर कि पैकिंग और पैकेजिंग में क्या फर्क है? वही फर्क है जो एक स्मार्टफोन और एक नॉर्मल फोन में फर्क है आज के दिनों में। आज आपको मैं बोलूं कि साहब आप एक नॉर्मल फ़ोन ख़रीद लीजिए, तो आप ये कहेंगे साहब नॉर्मल फ़ोन में ना व्हाट्सएप चलेगा, ना मैं ठीक से उसको मैसेज दे पाऊँगा, ना फ़ोटो भेज पाऊँगा, तो मैं मतलब क्या करूँ? मुझे तो स्मार्टफ़ोन ही चाहिए। तो यही फ़र्क पैकिंग और पैकेजिंग में है। आज हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने माशाल्लाह एमबीए किया हुआ है। अब अगला सवाल ये है कि हम लोगों को अभी तक नौजवानों को ये नहीं पता होता है कि वो अपने कैरियर की शुरुआत वो कर रहे हैं, तो उसमें सीवी क्या होता है, बायोडाटा क्या होता है, इसके बारे में ज़रा बताएं नाज़रीन को और उन नौजवान दोस्तों को कि जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसको क्या कहा जाए। आपने अगर कोई भी किताब खरीदी होगी तो उस मोटी किताब पे एक प्रीफेस लिखा होता है, या तो आगे लिखा होता है या पीछे लिखा होता है, जिसमें उस किताब का पूरा मजमून कह लीजिए या जुज़ कह लीजिए होता है। सीवी जो है वो बेसिकली आपकी अपनी पर्सनैलिटी का एक 2 पन्ने या 1 पन्ने का समरी है। अब आप ये डिसाइड करिए कि आप उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी पर्सनैलिटी की वो दिखाना चाह रहे हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर मैंने देखा है सीवी में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो उनको लगता है कि भाई ये बहुत अच्छी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे विनर इन लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो अब देखिए हिंदुस्तान में हर आदमी क्रिकेट खेलता है और हर आदमी कहीं ना कहीं मैच जीते होता है। उसको सीवी में मेंशन करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और उसी से सिलसिले में मतलब 2-3 चीजें और डाल दी कि साहब मैं रीडिंग न्यूज़पेपर। अब ये सब चीज़ों का सीवी में कोई अहमियत नहीं रखती है। आज आप अगर इस मकाम पे हैं और इस जगह आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर और इन सब चीज़ों को पढ़ते ही होंगे। और बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर में हिंदी ना पढ़ के आप इकोनॉमिक टाइम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो सीवी अपने आप में एक क्रिस्प समरी होती है, और उसमें वही चीज़ें डालें जो आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि जो आदमी आपका सीवी देखता है वो ये चाहता है कि एक समरी में आपकी जो शख्सियत है उसके बारे में उसको पता चल जाए। तो चाहे वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड उसमें बहुत ज़रूरी होता है डालना, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है वो जज करता है कि ये किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं और इनकी क्या बिहेवियरल ट्रेट्स हो सकती हैं। तो भाई अब हम आपके सब्जेक्ट के ऊपर, ख़ासतौर से इकोनॉमिक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, तो इसमें कौन कौन सी राहें हैं और ये कितना इसका अगर हम इसको ब्रॉड करके देखें तो वो कहाँ कहाँ तक इसमें एक बच्चा अगर इकोनॉमी में जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें उसको मिल सकती हैं उसके कैरियर में। मैं आपको बताता हूँ। अब हम 2017 में बात कर रहे हैं। 2017 में थोड़ा सा आपको मैं टेक्निकल चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप हमारी इस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में देखें, तो एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक होता है सर्विस सेक्टर।
और अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में सर्विस सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ बहुत बड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नहीं बढ़ी है, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ। अब सर्विस सेक्टर में क्या आता है? सर्विस सेक्टर में सब टेलीकॉम आता है, बैंकिंग आता है, ये सब चीज़ें जो है वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। आज आप दिन भर में जब अपने पेपर में ऐड देखते होंगे, टीवी में ऐड देखते होंगे, तो आप देखते होंगे खूब ऐड आ रहा है आजकल टेलीकम्युनिकेशन का, मोबाइल का, इसका उसका, तमाम कंपनीज मौजूद हैं। तो क्या हो रहा है कि ये सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का एक रिफ्लेक्शन है। अब जैसे इकोनॉमिक्स हो गया या बैंकिंग हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपको सर्विस सेक्टर की चूंकि ग्रोथ हो रही है, सर्विस सेक्टर से ही ताल्लुक़ रखती हुई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आएंगी। आप इकोनॉमिक्स के साथ में ग्रेजुएशन करके आगे आप बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं। तो भाई MBA में मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन जैसे होते हैं, फाइनेंस सेक्टर है, HR है और इंटरनेशनल मार्केट है, तो ये बताएं नौजवानों को कि ये सब मुख्तलिफ चीज़ें क्यों और इसका रोल क्या होता है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारे बच्चे जब MBA करते हैं तो उनके दिमाग में एक माइंडसेट आ जाता है कि मैंने मार्केटिंग से किया है, मैंने फाइनेंस से किया है, मैंने HR से किया है, जो कि जब पढ़ाया जा रहा होता है तो उसके अंदर उस स्पेसिफिक टॉपिक की कुछ अलग से पेपर्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ अलग से आपको चीज़ें बताई जाती हैं। जब वही बच्चा MBA करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्वाइन करता है, किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो वो शुरुआत करता है बेसिक, जिसको कहना चाहिए सेल से। आज की तारीख में कोई भी कंपनी जो है वो चैरिटी के लिए तो बनती नहीं है। जाहिर सी बात है, वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ा के वो आगे सेल्स करेंगे तो उससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेचुरली वो सैलरीज और उन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। तो मेरा अपने नौजवान बच्चों को ये कहना है कि आप MBA मार्केटिंग से करें, आप MBA HR से करें, आप दिमाग में ये मान के चलिए कि सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिससे, या बिजनेस ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच नहीं पाएंगे, और आपको मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 90% लोग आते हैं, जब मैं जाता हूँ तो कहते हैं साहब मैं तो सेल्स नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं मार्केटिंग से MBA किए हुआ हूँ। तो मैं उनको यही समझाने कहता हूँ कि आपने जो पढ़ा वो आपको आगे काम आएगा, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। तो इस किस्म का माइंडसेट ना रखें बच्चे हमारे। सर साहब, आखिर में हम ये चाहेंगे कि वो कंक्लूजन इन सारी गुफ्तगू का कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, ये मैसेज आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएं। मैं बच्चों से यही दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिए, क्योंकि एक सेइंग है कि जो दिखता है वो बिकता है, सेल्स की लैंग्वेज में, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप अपने को जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे अपग्रेड रखिए। मिसाल के तौर पे आज की तारीख में आप किसी से ये कहें कि साहब मेरे को स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता है, मैं व्हाट्सएप से मैसेज नहीं भेज सकता हूँ, तो आदमी कहेगा ये पता नहीं कौन सी सदी की बात कर रहे हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर का यूसेज हो, चाहे वो स्मार्टफोन का यूसेज हो, ये सब आपको आना चाहिए। और आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज गूगल जैसी चीज़ें मौजूद हैं, सोशल मीडिया मौजूद है, आप ज़रूर देखें कि अभी फ़िलहाल क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर लखनऊ में लखनऊ मेट्रो आ रहा है, या कई स्टेट्स में या कई सिटीज़ में लखनऊ मेट्रो आ रहा है, तो आप ये दिमाग में मान के चलिए कि साहब इस सेक्टर में जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो हम ऐसी चीज़ को अडॉप्ट करें कि जिससे हमें इस सेक्टर में एंट्री का मौका मिल जाए। तो गॉन आर द डेज जब आप माइंडसेट के हिसाब से काम करते थे कि मैं MBA कर लूं फिर सोचूं क्या करूंगा। पहले यही होता था कि अच्छा अभी तो MBA कर रहे हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है, किस्मत है, अगर हो गया तो हो गया। मकसद आपका ये है कि आप पहले सोचिए कि आपको क्या करना है, और फिर उस पॉइंट तक या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी नॉलेज में, आप उस पर काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये था प्रोग्राम इंतखाब और हमारी गुफ्तगू थी सैयद सैफ अब्बास साहब से,
बहुत खूबसूरती से उन्होंने कैरियर के बारे में और वो तमाम चीज़ों के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।